हे गाइस, वेलकम, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर लेकर के एक और नया टॉपिक जिस पर आज हम बात करेंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके लगभग हर परीक्षा में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम का भाग है। तो चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी, हर एक एग्जाम में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न आते हैं। और आज हम जिस टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे हैं उसे हम स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी दोनों के अंदर रख सकते हैं। तो न केवल डीआरडीओ, क्योंकि आप नाम डीआरडीओ का ही सुन रहे होंगे, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण कल किया गया, लेकिन ये केवल डीआरडीओ के लिए ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ हमारे इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिस पर ये दोनों संस्थान काम कर रहे हैं। तो इस पर बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक बटन पर क्लिक करें और इसके साथ साथ इसे अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं उस घटना के बारे में जो कल घटित हुई और जिसकी वजह से यह मुद्दा चर्चा में है। तो दोस्तों, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का टेस्ट जो है वो किया गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा, जो विभिन्न प्रकार की रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास और उसको भौतिक धरातल पर उतारने के काम करता है। तो उसने, देखो नाम है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, प्रौद्योगिकी प्रदर्शक। क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी प्रदर्शक। अर्थात जब कोई भी देश किसी नई प्रौद्योगिकी को पहली बार अपनाता है, पहली बार उसको जो है उपयोग में लेता है, तब जो उसका टेस्ट होता है, जो टेस्ट फ्लाइट जो होती है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। मतलब उसमें आप दिखा रहे हो सबको कि देखो भाई, हमने भी जो है इस तरह की तकनीक का विकास कर लिया है। तकनीक जुड़ी हुई है हाइपरसोनिक से। हाइपरसोनिक क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, शब्द को समझेंगे, पर अन्य शब्दों से इसके भेद को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल अर्थात इसका जो शॉर्ट में नाम है HSTDV, उसका जो है हमने सफल परीक्षण किया। कहां से? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र। ठीक है, और ये केंद्र कहां स्थित है? ओडिशा के व्हीलर द्वीप पर। तो ओडिशा के व्हीलर द्वीप से ज्यादातर हमारी मिसाइल्स जो हैं उनका टेस्टिंग किया जाता है और ये टेस्टिंग भी वहीं से किया गया। HSTDV क्या है? HSTDV हमारी बाकी मिसाइल की तरह ही एक मानव रहित विमान की तरह है। ठीक है, और ये जो है स्क्रैमजेट विमान है। स्क्रैमजेट मतलब जो स्क्रैमजेट के रूप में काम करता है। ठीक है, जो सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन के रूप में काम करता है उसे हम स्क्रैमजेट कहते हैं। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, रैमजेट इंजन क्या होता है, ड्यूअल मोड रैमजेट इंजन क्या होता है, उन सभी पर हम बात करेंगे। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो यहां पर टेस्ट की गई है, ठीक है, इसे एक ठोस रॉकेट मोटर, ठोस रॉकेट मोटर मतलब ऐसी रॉकेट मोटर जिसके अंदर आप किसका उपयोग कर रहे हो? ठोस ईंधन का। तो ऐसी रॉकेट मोटर जो ठोस ईंधन पर आधारित है उसका प्रयोग करके प्रक्षेपित किया गया, क्योंकि हमें रैमजेट इंजन या फिर स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग करने के लिए एक निश्चित गति की आवश्यकता होती है और वो गति देने के काम कौन करता है? ये ठोस रॉकेट बूस्टर मोटर। तो रॉकेट बूस्टर जो कि ठोस ईंधन का प्रयोग करती है उसके द्वारा उस पर इसको माउंट करके लॉन्च किया गया। ठीक है, और जब ये एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचा जो कि यहां पर 30 किलोमीटर थी, और जब निश्चित स्पीड पर पहुंचा तो उसके बाद में इसने जो है इस ताप कवच को अलग करते हुए हाइपरसोनिक गति पर काम करना शुरू कर दिया। यहां से शुरू होती है एक नई तकनीक जिसको बोलते हैं एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन। क्या बोलते हैं? एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन। जिस तरह से हम लोग श्वास लेकर के और हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाएं करते हैं। जब आप सांस लेते हो, ठीक है, तो आपके शरीर में बहुत सी दहन की प्रक्रियाएं होती है। जब आपका भोजन पचता है, जब आप कोई भी क्रियाएं करते हो, भागना दौड़ना हर दौरान, तो यहां पर भी वो यही करता है। जब आप भागते हैं तो आपकी क्या होता है? श्वास की गति बढ़ जाती है ना। यहां पर भी यही होता है। अपने ईंधन का दहन करने के लिए, जिस ईंधन का प्रयोग ये जो व्हीकल कर रहा है उसका दहन करने के लिए वो श्वास लेना शुरू कर देता है। मतलब वो अंतरिक्ष में उपस्थित या जो हमारा वायुमंडल है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का प्रयोग करना शुरू कर देता है। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन। ओके, और चर्चा इस पर करेंगे। इसके बाद क्रूज वाहन प्रक्षेपण यान से अलग हो गया और हवा को ग्रहण करने वाले इसके हिस्से खुल गए, मतलब इसने श्वास लेना शुरू कर दिया।
इस दौरान ईंधन के रूप में हाइपरसोनिक दहन की प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हाइपरसोनिक स्पीड पर दहन की प्रक्रिया होती है और उसी का काम करता है स्क्रैमजेट इंजन। इसने अपना काम किया वहां पर। यह उस समय ध्वनि की गति से 6 गुना अर्थात 6 मैक की स्पीड से उड़ रहा था और इस स्पीड को अगर हम किलोमीटर में देखें तो 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा गति पर यह उड़ रहा था। 20 सेकंड तक इसने अपनी उड़ान भरी और इस तरह से इसकी उड़ान सफल रही। यह पूरा का पूरा प्रयोग एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया है और वो लक्ष्य क्या है? 6.5 गति, ठीक है, 6.5 मैक की गति और 32.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ पाना। ठीक है, तो ये लक्ष्य रख करके इसका टेस्ट किया गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उन पर बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं आखिरकार हमको ऐसी किसी तकनीक की आवश्यकता क्यों है जहां पर हमको हाइपरसोनिक स्पीड पर उड़ना पड़े और इसके साथ साथ हमको जो है एयर ब्रीदिंग प्रपल्शन को भी, उस तकनीक को भी विकसित करना पड़े। दोस्तों याद रखिए, वर्तमान में विश्व में 3 ही देश ऐसे हैं जिनके पास ये तकनीक थी। कौन कौन? चीन, जिसने 2018 में जो है प्रयास किया अपना और सफल भी रहा, रूस और इसके साथ साथ अमेरिका। ये 3 देशों के पास थी। चौथे देश के रूप में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल रखने वाला भारत चौथा देश आज बन गया है पूरे विश्व में। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम उन्नत तकनीक को धारण करते हैं। अब हम क्यों इसको विकसित कर रहे हैं? देखो, इसको केवल डीआरडीओ ही विकसित नहीं कर रहा, डीआरडीओ के साथ साथ हमारा जो इसरो है वो भी इसको विकसित करना चाहता है। इसीलिए इसरो ने 28 अगस्त 2016 को पहले स्क्रैमजेट तकनीक का विकास कर चुका था, उसमें पहले इसकी टेस्टिंग कर ली थी। होता क्या है दोस्तों, 2 हमारे पास समस्याएं हैं। पहली समस्या तो है कि हमारे जितने भी मिसाइल्स हैं उन मिसाइल्स में क्या होता है, मिसाइल्स में जब प्रपल्शन हम उपयोग करते हैं, जेट प्रपल्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है, जेट विमान क्या करता है? जेट विमान जो है हवा को एक इंजन के माध्यम से, आपने देखा होगा आपके जितने भी जेट एयरवेज होते हैं, जितने भी विमान होते हैं, उनमें इंजन लगे होते हैं जो आगे से हवा को खींच करके पीछे थ्रस्ट करके फेंकते हैं, ठीक है, और उस थ्रस्ट का प्रयोग करके वो आगे गति प्राप्त करते हैं। तो ये तकनीक इसमें अपनाई जाती है। अब क्या होता है, इस दौरान उनको बहुत से ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक है, और यहां तक कि अंतरिक्ष में जब वो अपना ईंधन जब जलाते हैं तो उस ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और इसलिए वो बड़ी मात्रा में ऑक्सीडाइजर अपने साथ लेकर के जाते हैं। तो क्या करते हैं, अपने साथ में ऑक्सीडाइजर लेकर के जाना पड़ता है सभी प्रकार के जो हमारे जेट प्रोपल्शन पर काम करने वाले इंजन होते हैं उनको। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि मान लो कोई भी हमारा वायुयान अगर मान लीजिए अंतरिक्ष में बाहर जा रहा है, ठीक है, कोई आप सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हो लोअर अर्थ ऑर्बिट में या कुछ और इस तरह की गतिविधियां कर रहे हो, तो इस दौरान क्या होता है, संपूर्ण भार का, जो भी भार किसी भी हमारे प्रमोचक यान का होता है उसका केवल 2 से 4% ही क्या होता है, 2 से 4% ही वो लॉन्च कर सकते हैं। मतलब हमारे किसी एक व्हीकल की अगर वेट मान लीजिए 100 किलो है तो 100 किलो में से केवल 2 या 3 किलो का उपग्रह जो है आप लॉन्च कर सकते हो। इसीलिए हमको कई टन के अंदर जो है ना हमारे लॉन्च करने पड़ते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे अगर आपको 4000 टन का कोई उपग्रह छोड़ना है, लॉन्च करना है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो लॉन्च व्हीकल है उनका वजन लगभग 600 टन तक होता है। आपने ये चीज देखी होगी। तो ये इतना ज्यादा भार क्यों हो जाता है? ये ज्यादा भार होता है ईंधन की वजह से। बड़ी मात्रा में ईंधन और ईंधन के साथ उसका ऑक्सीडाइजर ले जाना पड़ता है। तो अगर हम ऑक्सीडाइजर को कम कर दें तो इसका कितना लाभ हो सकता है। दूसरी बात, अगर हम इसको रीयूजेबल व्हीकल बना दें, अभी तक क्या होता है, वन टाइम लॉन्च होता है, जैसे पीएसएल भी हमारा लॉन्च हो जाता है, उसके बाद वो वापस आ जाता है धरती पे, उसको फिर से हमें तैयार करना पड़ता है, फिर से उसे हम प्रिपेयर करते हैं और फिर से हम लॉन्च करते हैं। तो अगर ये रीयूजेबल भी बन जाए तो कितना फायदा है, ठीक है। रीयूजेबल होने से बार बार हमको नए बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए मिसाइल्स में इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो मिसाइल्स को अगर हम हाइपरसोनिक स्पीड पर लॉन्च करेंगे तो जो रडार सिस्टम होता है उस रडार सिस्टम के वो पकड़ में नहीं आएगी, ठीक है। तो रडार सिस्टम को धोखा देने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसको देखते हुए हमको इस तकनीक की आवश्यकता है। बाकी देशों ने भी विकसित की है, इसलिए हम भी कर रहे हैं। चलिए, तो पहले आप ये सोनिक शब्द को समझ लीजिए। दोस्तों, ध्वनि की गति के आधार पर हम इस चीज को देखते हैं। यहां पर कुछ शब्द हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सब सोनिक शब्द का मतलब होता है
0.8 मैक, अर्थात 1 मैक से भी कम, 1 मैक से भी कम। 1 मैक होता है ध्वनि की गति के इक्वल, ठीक है। मीटर में देखें तो ये 274 मीटर पर सेकंड से कम माना जाता है। तो जब भी आपको सबसोनिक शब्द सुनने को मिले, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, इस तरह से सुनते होंगे आप कि सबसोनिक क्रूज मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया गया, अर्थात उसकी गति जो है 274 मीटर पर सेकंड से कम की है। अगर आपको शब्द मिलता है ट्रांसोनिक, ट्रांसोनिक शब्द का मतलब होता है 0.8 से 1.2 मैक। इसी तरह से इसकी मीटर पर सेकंड में भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। सुपरसोनिक के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो 1.2 से लेकर के 5 मैक तक की जो है स्पीड को दर्शाता है। हाइपरसोनिक 5 से लेकर 10 मैक और हाई हाइपरसोनिक 10 से लेकर 25 मैक तक की स्पीड को शो करता है, ठीक है। चलिए, अभी जो इंजन इसमें प्रयोग किए जाते हैं शुरुआती चरण से लेकर के उन्नत चरण तक के, तो मुख्यतः 2 इंजनों का नाम हम लेते हैं। पहला है रैमजेट और दूसरे को जो हम नाम देते हैं उसको बोलते हैं स्क्रैमजेट, ठीक है। तो एक का नाम है रैमजेट और दूसरे का नाम है स्क्रैमजेट। तो 3 जो तकनीक हम उपयोग में ले रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं। एयर ब्रीदिंग में जब भी हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो सामान्यतः इनको जो है साथ में ऑक्सीजन ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, या ले जाते हैं तो केवल उसी चरण के लिए ले जाते हैं जहां पर बूस्टर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो एयर ब्रीदिंग में ये क्या करते हैं, पहला रैमजेट तकनीक है। रैमजेट तकनीक के अंतर्गत जो इंजन प्रयोग किया जाता है वो काम करता है आपका जनरली 3 मैक के करीब। तो 3 मैक की स्पीड पर जब कोई यान होता है उस दौरान जो है आपकी रैमजेट इंजन जो है वो काम कर सकता है। रैमजेट इंजन इस दौरान क्या करता है, उसकी डिजाइन कुछ इस तरह की होती है कि ये जो है हवा से जो भी सामने से, जब मान लीजिए इस दिशा में कोई प्लेन उड़ रहा है और सामने से जो एयर आ रही है उस एयर को ये क्या करेगा, उस एयर को ये जो है संपीड़ित करेगा, मतलब उसको बड़े मात्रा में एयर को संपीड़ित करेगा, कंप्रेस करेगा। रैमिंग शब्द जो है उसका मतलब यही होता है। जो रैमिंग शब्द यहां पर हम प्रयोग कर रहे हैं ना रैमजेट में, उसका मतलब यह है कि वो यहां पर उसको कंप्रेस करेगा और गर्म होती हुई हवा जो है बाद में आपके ईंधन के साथ मिलेगी और उसके दहन में आवश्यक मदद करेगी। इससे ये और ज्यादा गति पकड़ पाएगा और लगभग 5 मैक तक की स्पीड पर ये काम कर सकता है। इसके बाद में जब ये इतनी स्पीड पकड़ लेता है और जब ये 6 मैक की स्पीड तक पहुंचता है, जिसको कि हम हाइपरसोनिक स्पीड बोलते हैं, तब जाकर के ये काम करना बंद कर देता है और इसकी जगह हम जो है फिर स्क्रैमजेट इंजन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रैमजेट इंजन, जिसके अंतर्गत आप क्या करते हो, सुपरसोनिक स्पीड पर, जो कि हमने देखा कि 0.12 से लेकर के 1.2 से लेकर के 5 मैक तक की होती है, उस पर ये बेहतर काम करता है। और इसको भी लॉन्च करने के लिए हमको रॉकेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 1.2 मैक की स्पीड हम तभी ले पाएंगे जब हमारे पास रॉकेट है। शुरुआत में ये काम ही नहीं करेगा, ये काम ही तब करेगा जब इसको ये स्पीड जो है मिल जाएगी, तभी जाकर के ये काम कर पाएगा। इसके बाद में जो एडवांस डेवलप्ड इंजन है उसको हम स्क्रैमजेट बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, ठीक है, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, इसी के लिए हम सब शब्द का प्रयोग करते हैं स्क्रैमजेट, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्क्रैमजेट इंजन रैमजेट इंजन का ही एक अपडेटेड रूप होता है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक स्पीड पर भी जा सकता है और इस दौरान सुपरसोनिक दहन को समर्थन देता है। तो जो प्रक्रिया रैमजेट में वहां पर हो रही थी वही प्रक्रिया ये यहां पर स्क्रैमजेट पर कर सकता है, लेकिन वो काम आपका रैमजेट इंजन नहीं कर सकता, उसके लिए अलग तकनीक का प्रयोग करना होता है और वो तकनीक स्क्रैमजेट में मिलती है। समस्या ये है कि हम 2 इंजन एक साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक और नई तकनीक का प्रयोग करते हैं जो है ड्यूअल मोड रैमजेट इंजन। तो ड्यूअल मोड रैमजेट इंजन में क्या होता है, वहां पर ये इंजन जो है 2 अलग अलग इंजन के रूप में काम करता है। जब तक कि उसको 4 to 8 मैक की जो है स्पीड मिलती है तब तक तो वो जो है जब तक उसको 4 मैक की स्पीड मिलती है तब तक तो वो रैमजेट इंजन होता है, और जैसे ही 4 मैक से स्पीड ऊपर होती है वो एक स्क्रैमजेट इंजन में बदल जाता है और वो सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों ही स्थितियों में दहन करने में सक्षम होता है। तो डीएमआरजे अर्थात ड्यूअल मोड रैमजेट इंजन का प्रयोग हमारी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल में भी किया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने हवा से ही ऑक्सीडाइजर ली और उसके बाद में उसके प्रयोग से हमारे फ्यूल को जलाया और तेज स्पीड जो है प्राप्त की है।
इसके बारे में थोड़ा सा हम इसका जो भूतकाल है उसको भी समझ लेते हैं। इसका जो है दोस्तों डिजाइन करने के लिए इंजन के साथ इस एयरफ्रेम के अटैचमेंट के लिए 2004 में डिजाइन तैयार कर लिया गया था। इसराइल द्वारा जो टनल में बेस्ड प्रोग्राम्स थे उनको मदद की गई है, थोड़ी सी सहायता इसने की थी इसराइल ने कुछ टेस्टिंग्स में, ठीक है। इसकी बॉडी को बनाने के लिए, क्योंकि दोस्तों इतनी स्पीड पर बहुत ज्यादा तापीय घर्षण की समस्या भी उत्पन्न होती है, तो ऐसा कवच हमको बनाना पड़ता है जो काफी बेहतर हो और जो इतनी ज्यादा मात्रा में ताप को सहन कर सके, घर्षण को, अवरोध को सहन कर सके। तो एयरफ्रेम के तल, पंख और पूंछ टाइटेनियम जैसी हल्की मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम मिश्र धातु का प्रयोग इसकी ऊपर की शीर्ष सतह को बनाने में किया जाता है। दोस्तों पहले 12 जून 2019 को भी क्रूज वाहन के लिए पहला टेस्ट किया गया था, जहां पर इसको हम केवल 3 सेकंड उड़ाना चाहते थे, लेकिन हमने 20 सेकंड से भी ज्यादा उस समय उड़ाया जब हमने अग्नि-1 जो हमारी मिसाइल है उसके साथ में इसको ऐड किया। 7 सितंबर 2020 को हमने एक बार फिर से स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है और इसी के साथ हम एलीट क्लब में सम्मिलित हो गए हैं रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों के साथ। इस परीक्षण उड़ान ने वाहन की वायु गति की है, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड जितने भी विन्यास है, हाइपरसोनिक प्रवाह में स्क्रैमजेट इंजन के निरंतर प्रज्वलन और निरंतर दहन, मतलब वो बिना रुके काम करे उसे, और इसके साथ साथ अलगाव तंत्र, मतलब जहां पर सेपरेशन होता है बूस्टर्स का, उस तकनीक को, जैसे कि हमारे जितने भी हमारे प्रमोचक यान होते हैं उनमें होता है, और थर्मो स्ट्रक्चरल सामग्री का भी जो है टेस्टिंग कर लिया है। तो आने वाले समय में जो हम क्रूज मिसाइल्स बनाएंगे, जैसे कि ब्रह्मोस द्वितीय, ठीक है, तो ब्रह्मोस द्वितीय जैसी मिसाइल्स में जो है इसका प्रयोग सक्सेसफुली हम कर पाएंगे, उनको समर्थन देने में इस इंजन की बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसी तकनीक को इसरो के द्वारा भी 28 अगस्त 2016 को टेस्टिंग किया गया था, ठीक है। तो यह है दोस्तों एक बहुत ही बेसिक सी जानकारी आपके हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के बारे में, और ऐसी बहुत सी जानकारियों के लिए मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, जहां से आप विभिन्न कोर्सेज में पीडीएफ्स अवेलेबल प्राप्त कर सकते हो, हमारी आरएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और बहुत से कोर्सेज जो आपको स्टेट पीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में मदद करने वाले हैं उनका भी लाभ उठा सकते हो। आज ही जुड़े हमारे साथ में और बने रहें इसी तरह। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।